हाय हाय, अब मैं क्या करूंगी? उठो राहुल के पापा, ऐसे कैसे जा सकते हो हमें छोड़कर? माँ चुप हो जाओ, अब पापा नहीं उठेंगे और तुम चिंता मत करो, पापा की जगह अब सब कुछ मैं संभालूंगी। इतना कहकर निशा ने रजनी को सहारा देकर संभाला। असल में यहाँ जिसकी अंतिम विदाई हो रही थी वो है राजेश्वर, रजनी का पति और निशा का पिता। लेकिन रजनी निशा की सगी मानी थी। निशा राजेश्वर की पहली पत्नी की बेटी थी जिसे रजनी ने कभी नहीं अपनाया। बचपन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन जब निशा जवान हुई तो वो रजनी की आंखों में कुछ ज्यादा ही खटकने लगी। देखो जी, ले देकर यही तो जमा पूंजी है हमारे पास, इसे भी लुटा दोगे तो मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? समझने की कोशिश करो रजनी, निशा ने दिन रात मेहनत करके ये कंपटीशन निकाला है। उसने पहले ही हमारा खर्चा बहुत कम कर दिया है, तो अब तुम ही बताओ मैं इस मोड़ पर कैसे उसका साथ छोड़ दूं? वैसे ही जैसे उसकी सगी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। देखो जी, मैंने हमेशा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी ममता बांटी है, लेकिन अब बस मैं पहले अपनी रूही और राहुल के बारे में सोचूंगी, बात साफ है। वो मेरे भी बच्चे हैं रजनी, जब उनकी बारी आएगी तब तक कुछ बचेगा? तब तो कुछ खर्च करोगे आप? मुझे पागल समझा है क्या? अभी पढ़ाई के लिए खर्च करोगे, फिर इसकी शादी भी करनी होगी। ना बाबा ना, मैं अपने बच्चों के साथ ये अन्याय हरगिज नहीं होने दूंगी। अन्याय तो तुम कर रही हो निशा के साथ। अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब बस कान खोलकर सुन लो रजनी, निशा मेडिकल कॉलेज जाएगी और डॉक्टर भी बनेगी, फिर चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। राजेश्वर ने रजनी की मर्जी के खिलाफ निशा के मेडिकल कॉलेज की फीस भी भरी और उसके लिए हॉस्टल का इंतजाम भी किया। इस बात से रजनी इतनी चिढ़ गई कि उसने निशा से हर रिश्ता तोड़ दिया। रजनी के रहते निशा अब अपने ही घर में नहीं आ सकती थी, लेकिन अब जब राजेश्वर इस दुनिया में नहीं थे तो निशा वहाँ आई और फिर अरे जा, तू हमें क्या संभालेगी? पहले ही मेरे बच्चों का हिस्सा खा गई, अब क्या लूटने आई है ये बता? मैं आपको, राहुल और रूही को अपने साथ ले जाने आई हूँ माँ। मैं डॉक्टर बन गई हूँ, ठीक ठाक कमा लेती हूँ और अपना घर भी है मेरे पास। पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया और अब जब वो नहीं है तो मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्लीज माँ मान जाइए, मैं वादा करती हूँ मेरे घर में आप लोगों को कोई कमी नहीं होगी। निशा से इस जवाब की रजनी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिलहाल निशा उसके लिए वो सहारा बनकर आई थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अपने बेटे राहुल और बेटी रूही को लेकर निशा के साथ उसके घर चली आई और फिर माँ, ये निशा दीदी का घर तो बहुत बड़ा है और देखो ना, यहाँ तो हमारे लिए एसी भी है, हम पहले यहाँ क्यों नहीं आए? चुप कर, ये बात मेरे सामने तो बोल दी, उस निशा के सामने मत कह देना, फालतू में भाव बढ़ जाएंगे उसके। सिर्फ अच्छा घर ही नहीं, निशा अपने परिवार को वो सारी सब के बस में थी। उसके लिए ये सब उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन रजनी के लिए एक मौका अपना उल्लू सीधा करने का। ये पराठे बहुत टेस्टी हैं, मुझे एक और चाहिए। अरे बस कर राहुल, पहले ही 4 खा चुका है, अब दूसरों को भी खाने दे। अरे कोई बात नहीं माँ। लो राहुल, अच्छा बताओ कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? क्या चलेगा, वहाँ बेकार सा तो कॉलेज है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब क्या बताएं बेटा, तुम्हारे पापा की कमाई से सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन करवा सके हम, वरना इसका मन तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का था। हाँ दीदी, मुझे ना कंप्यूटर्स का कोर्स करना था, वो एक्यूबाइन कॉलेज है ना वहाँ से, बट पापा को बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मेरे सारे दोस्त वहीं से कोर्स कर रहे हैं। आपको पता है उस कॉलेज से कोर्स करने के बाद तुरंत 15 लाख का पैकेज लगता है। सबका नहीं लगता, बस जो मेहनती होते हैं उन्हीं को प्लेसमेंट मिलती है। खैर तुम्हारा इतना मन है तो मैं करती हूँ कुछ, तुम चिंता मत करो। सच में दीदी? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और रूही तुम क्या सोच रही हो? अब नहीं, वो एक्चुअली मैं डाइटिंग पर हूँ। ये तो अच्छी बात है, पर ध्यान रहे न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए सूप बनवा देती हूँ। अरे रहने दो बेटा, इस लड़की के नाटक तो चलते ही रहेंगे। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से कोई अच्छा घर बार मिल जाए और इसे जल्दी से विदा करके मैं फ्री हो जाऊँ। ये क्या बात हुई माँ, अभी तो इसका कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ, इसे अच्छे से पढ़ लिख कर कोई नौकरी तो कर लेने दो, शादी तो होती ही रहेगी। नो दीदी, मेरा प्लान कुछ अलग है। मुझे बस फिट और सुंदर दिखना है, फिर कोई अमीर लड़का देखकर उससे शादी करके सारी जिंदगी ऐश करनी है मुझे। तो नौकरी वोकरी मुझसे नहीं होगी। रूही की ये बात सुनकर निशा चौंक गई, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं पाई। सच तो ये था कि अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद अब निशा को मुश्किल होने लगी थी, क्योंकि अब उसके ऊपर अपने अलावा 3 और लोगों की जिम्मेदारी थी, और तीनों भी ऐसे जिनकी ख्वाहिशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ा दर्द है बेटा। अब
आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। एक्सरे में भी कुछ नहीं आया, फिर भी पैरों में दर्द क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बुढ़ापा है बेटा, तो पैर तो साथ छोड़ेंगे ही ना। अब वो रूही बता रही थी कि उसकी सहेली की मम्मी के पैरों में भी बिल्कुल ऐसे ही दर्द रहता था, लेकिन फिर जब से वो मसाज वाली कुर्सी खरीदी ना उसके पापा ने, तब से सारा दर्द छूमंतर हो गया। काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उनसे कहकर मैं भी खरीद लेती वो मसाज वाली कुर्सी। ऐसा नहीं था कि निशा को उसकी सौतेली माँ और भाई बहन की चालाकियां समझ नहीं आती थी, लेकिन वो सब कुछ समझते हुए भी उन्हें ना नहीं कह पा रही थी। और फिर उसी दिन निशा के क्लिनिक में। ये क्या कह रही हो निशा? ये तुम्हारी आखिरी एफडी है, इसे भी तोड़ दोगी तो कुछ सेविंग नहीं बचेगी तुम्हारे पास। कोई बात नहीं अनिकेत, परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। माँ को मसाज चेयर की जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता कि उनकी जरूरतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं? अब तुम ये सब छोड़ो ना। सुनो, आज रूही का बर्थडे, तो घर पर पार्टी है। अंकल आंटी के साथ टाइम पर पहुंच जाना, ओके? रूही के बर्थडे के लिए निशा ने शानदार पार्टी का इंतजाम किया था, और फिर पार्टी के बीच से अनिकेत ने निशा को फोन करके गार्डन में बुलाया। और फिर निशा, वैसे तो मैं तुम्हारा जवाब तुम्हारी आंखों में पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? अब सॉरी अनिकेत, मैं अभी तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम देख रहे हो अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मुझे माँ का ख्याल रखना है, राहुल और रूही को सेटल करने के बारे में सोचना है। और तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? बस करो निशा, ये लोग सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, इन्हें तुमसे कोई लगाव नहीं है, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। फिर क्यों खुद की खुशियों को बलि चढ़ा रही हो? देखो निशा, मेरे मम्मी पापा मुझ पर शादी का दबाव बना रहे हैं, और उन्हें तुम बहुत पसंद हो। अब ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो प्लीज, मैं माँ से बात करके तुम्हें बताती हूँ। निशा और अनिकेत की ये बातचीत पेड़ के पीछे छिपी रजनी और रूही सुन रही थी, और फिर उन दोनों के वहाँ से जाते ही, माँ ये अनिकेत मुझे पसंद है, मालदार भी और हैंडसम भी, मुझे इसी से शादी करनी है। लड़का तो बढ़िया है, तो रुक मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। इसके बाद रजनी ने निशा को फौरन अपने कमरे में बुलाया, और फिर, माँ अच्छा हुआ जो आपने मुझे बुला लिया, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, पर पहले मेरी बात सुन। तेरा वो दोस्त है ना अनिकेत, वो रूही को बड़ा पसंद है। पगली कहीं, बड़ा शर्मा रही थी बताते हुए, और आज तो उसके मम्मी पापा भी आए हुए हैं यहाँ, तो जरा बात चला ना बेटी। रूही को ये घर मिल जाए तो गंगा नहा लूंगी मैं तो। पर माँ, अनिकेत और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी। हैं बेटा, तू तो बड़ी समझदार है और अच्छा कमाती भी है, तुझे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। और रूही को तो तू जानती है ना, अगर अनिकेत से उसकी शादी नहीं हुई तो पता नहीं क्या बवाल करेगी। रजनी की बात से निशा को गहरा धक्का लगा। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, और फिर पार्टी के बीच निशा स्टेज पर गई और माइक पर बोलना शुरू किया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पार्टी में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज बहुत बड़ा दिन है, मेरी छोटी बहन रूही का बर्थडे है, और इस खास दिन पर मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज देना चाह रही हूँ। अनिकेत प्लीज कम ऑन स्टेज। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निशा क्या करने वाली थी, लेकिन रजनी समझ गई थी कि उसने निशा को फिर से अपनी बातों से बेवकूफ बना दिया है, और वो स्टेज से रूही और अनिकेत के रिश्ते की बात अनाउंस करने वाली है। और फिर गाइस, डॉक्टर अनिकेत को तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन अब ये जान लीजिए कि अब से ये सिंगल नहीं है, आज इनकी एंगेजमेंट है मेरे साथ। बस अगर ये हाँ कर दे तो। सो अनिकेत, विल यू मैरी मी? निशा ने जो किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खुद अनिकेत को भी नहीं। उसने फौरन निशा का हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहना दी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगे, और वहाँ मौजूद सब लोग तालियां बजाने लगे, सिवाय रूही, रजनी और राहुल के। फिर कुछ देर बाद, दिखा ही दिया ना तूने अपना असली रंग, सौतेली है तो सौतेली ही रहेगी। रूही के प्यार पर डाका डालकर मिल गई तुझे तसल्ली। बेचारी मेरी बच्ची, रो रो कर क्या हाल कर लिया उसने अपना। सच निशा, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान मुझे माफ करे या ना करे, पर अब आप मुझे माफ कीजिए माँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं अपने बारे में भी सोचूंगी, और अनिकेत से शादी करके हमेशा खुश रहूंगी, फिर चाहे इससे कोई खुश हो या ना हो। रही बात रूही की, तो मैं उसके लिए भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी, पर वो अनिकेत नहीं हो सकता, ये बात साफ है। अरे लेकिन बस माँ, मैंने अब तक बहुत फर्ज निभाए हैं, अब बारी आपकी है। मेरी खुशियों की खातिर अब आप मुझे विदा करो, हो सके तो अपनी बेटी की तरह। दिव्या और प्रफुल्ल की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। दिव्या के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और एक ननद थी। जब से दिव्या ब्याह के आई थी, घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पर आ गई। घर में बेचारी इकलौती बहू सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करते ही नहीं थकती। अरे दिव्या, मेरा टॉवल कहाँ है? जल्दी दो, मुझे नहाने जाना है।
हाँ हाँ, ये लीजिए, सामने ही तो रखा था। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गई? चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करूं? जी लाई, सारा दिन बस ये करो वो करो, ऐसा लगता है बहू ने कोई काम वाली लाए हैं जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो। सुबह से शाम तक बस उनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं बस ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। मेरी ही गलती थी जो अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी के लिए तैयार हो गई, नहीं तो वो कनाडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बना कर रखता और विदेश में रहने को मिलता वो अलग। हाय मेरी किस्मत, यहीं आकर फंसना था मैंने। अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? लाई लाई मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। इसके बाद दिव्या किचन में जाकर खाना पैक करने लगती है। तभी उसकी ननद नैना किचन में आती है। भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ नैना, बस 2 मिनट, ये लो। नैना टिफिन लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या सारा दिन अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती। एक ये महारानी, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये अपने ससुराल जाएगी। माँ ने कहा था बेटी बस कुछ दिन झेल ले, इसके बाद तो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये यहाँ से जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नैना अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक रोज संडे वाले दिन नैना अपने चेहरे पर ब्लीच लगाकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ कमला उससे कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपना कितना ध्यान रखती है, बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रहे, फिर देख तेरी माँ तेरे लिए क्या राजकुमार ढूंढ कर लाएगी। राजकुमार? आगे चलकर इसने भी मेरी तरह काम वाली ही बनना है। वैसे आशा बहन ने अपनी नैना के लिए एक बढ़िया रिश्ता बताया है, परसों लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। क्या सच में माँ? मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लड़के वाले? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब नैना की शादी हो जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी और मेरा काम तो कम होगा। कुछ देर बाद नैना अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे उभर आते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। ओ नो, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? सत्यानाश, परसों तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तू है कि अपना पूरा चेहरा जलाकर बैठ गई। अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो झट से ना कर देंगे। ओह गॉड, अब क्या करें? आप टेंशन मत लीजिए, ये जरूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी। मैं अभी इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, साथ ही बर्फ से सिकाई कर देती हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद दिव्या मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर नैना के चेहरे पर लगा देती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, ओफो माँ, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा ना अब मुझसे और नहीं होता। और तुमने तो कहा था कि तेरी ननद शादी करके चली जाएगी तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा, पर अब तो शादी को 4 महीने होने को आ गए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी है। और तो और अपना सारा मेकअप तक मैंने इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो। हाय मेरी नाजुक बच्ची को वहाँ जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी ननद की शादी हो जाएगी तो फिर तो तेरा ही तेरा राज है उस घर पर। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ और जरा देख कर आती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ भी या नहीं। दिव्या जाकर देखती है तो नैना का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। थैंक यू भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद, अब तुम देखना मैं तुम्हें परसों कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले आएंगे तो वो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लड़के वाले नैना को देखने आते हैं। उस दिन दिव्या सुबह तड़के उठकर ही घर की साफ सफाई में लग जाती है। रामू, जल्दी से सभी पर्दे, बेडशीट और सोफा कवर, टेबल कवर बदल दो। और हाँ, इसके बाद सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से साफ कर दीजिए और घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भी उठ जाते। दिव्या, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? देखिए जी, आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रामू को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू किचन में भी मेरी मदद करेगा तो आज सारा दिन वो यहीं रहेगा। सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैं हम बहू, जो तुम इस घर में आई। सच में भाभी, भाभी हो तो आपके जैसी। अरे नैना, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी लो, तभी तो फ्रेश रहोगी और तभी तो चेहरे पर रौनक आएगी। सारा काम मैं खुद देख लूंगी। सारा काम निपटाकर दिव्या नैना को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर और उसका मेकअप करके तैयार कर देती है। साथ ही उसे अच्छे से सब समझा देती है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। दिव्या उनके सामने खाना परोसते हुए कहती है, ये लीजिए, ये सब नैना दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं।
बहुत ही टैलेंटेड है ये। सुबह 5 बजे से उठकर तैयारियों में लगी हुई थी। खाना तो क्या लाजवाब बनाती है। अब सचमुच खाना तो बहुत ही अच्छा बना है भाई। अच्छा नैना, अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? इसके बाद नैना वही बोलती है जो दिव्या ने उसे कहा होता है। जी, जो मेरे मायके वालों को पसंद है वो हर चीज मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। सचमुच क्या संस्कार हैं भाई। इसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। हाश, सचमुच बड़ी संतुष्टि मिली आज। इसके बाद दिव्या अपने पंडित को पैसे देकर इसी महीने में मुहूर्त निकालने को कहती है। पंडित बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके बाद तो दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। नैना के लिए शॉपिंग से लेकर उसके पार्लर तक, मेहंदी वाले से लेकर डीजे वाले तक सबका इंतजाम वो कर लेती है। दिव्या उस दिन बहुत खुश थी। वो हर जगह अपनी ननद के साथ थी। अगली सुबह नैना की विदाई हो जाती है। नैना की शादी के 2 दिन बाद दिव्या काफी उदास अपने कमरे में बैठी थी। तब उसका पति प्रफुल्ल उससे कहता है, क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रफुल्ल, मैं हमेशा सोचती थी कि नैना जल्दी से ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वो चली गई तो उसके बिना ये घर कितना खाली हो गया। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे मेरी बहन बिछड़ गई हो। इसके बाद प्रफुल्ल हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। वो कहते हैं ना कि किसी की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नैना की शादी के बाद उसे अपनी ननद की अहमियत समझ में आई।